जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी। पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रसिद्ध बालूच लेखक और कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया। उन्होंने भारत सरकार से कहा है कि दिल्ली में बलोच दूतावास खोलने की अनुमति दी जाए। साथ में उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस तुरंत इस पे एक्ट करे और बलूचिस्तान को एक आजाद इंडिपेंडेंट देश घोषित करे और माने। ये एक बड़ी खबर है। साथ में क्वेटा, कलात और मंगोचेर में बीएलए ने पूरी तरह से कब्जा बना रखा है। बलोच आर्मी, पाकिस्तान की बलोच रेजिमेंट को उन्होंने पूरी तरह से परास्त कर दिया है। कम से कम कुछ भी नहीं तो 50 से 60 पाकिस्तानी सोल्जर्स वर किल्ड बाय द बलोच इन डिफरेंट एक्ट्स। चौकियों पर हमला करके, एलईडी से उनके बंकर्स को ब्लास्ट करके, उनके कॉन्वॉयज को ब्लास्ट करके, साथ में पाकिस्तान दो और फ्रंट पे झेल रहा है अपने ही बनाए हुए, अपने ही क्रिएट किए हुए सिचुएशन को। जैसे कि खैबर में टीटीपी का हमला, पीओके में तो उन्होंने स्थिति खराब कर रखी थी, वहां हम ही खड़े हैं। साथ में एक दूसरी बड़ी खबर, और मैं आपको 3 पॉइंट्स लेकर चल रहा हूं। एक आईएमएफ की मीटिंग है आज शाम वॉशिंगटन में। बेल आउट, जो पाकिस्तान का बेल आउट लोन है, उस पे डिस्कस करने के लिए कि उनको $1.3 बिलियन जो देना है क्लाइमेटिक रेजिलियंस के लिए, वो दिया जाए या नहीं। $7 बिलियन का लोन सैंक्शन किया था, जिसमें $1 बिलियन ऑलरेडी पाकिस्तान को मिल चुका है। भारत इस पे पूरी तरह से स्टैंड लेने जा रहा है कि आप पैसे तो देते हो, जो जिस काम के लिए देते हो पाकिस्तान में उसका इस्तेमाल नहीं होता, वही पैसे डाइवर्ट किए जाते हैं टेरर फंडिंग के लिए बाय पाकिस्तान। आईएमएफ के कॉल पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि डिप्लोमेटिक वॉर जो हमने एंटर करना है, डी वॉर जिसको कहा गया है, डिप्लोमेटिक वॉर, भारत के साथ कितने देश खड़े हैं, वो आईएमएफ के इस डिसीजन से कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। हम अपने चलते हैं 2 वरिष्ठ मित्रों और साथियों के पास, सुभाष शिर्के जी और संजय समर जी के पास। जी सुभाष जी, आपसे मैं पहले जानना चाहूंगा, फिर मैं संजय जी के पास आऊंगा। जी सुभाष जी। देखिए, आपने जो 2-3 बातें कही है, उसमें सबसे पहले बलूचिस्तान की बात आपने कही है। बलूचिस्तान में वहां पे काफी घमासान टकराव चल रहा है पाकिस्तान आर्मी और बलोच जो फ्रीडम फाइटर है उनके बीच में। राजधानी बलूचिस्तान की क्वेटा है और क्वेटा पे कई ठिकानों पर बलूचिस्तान की जो लड़ाकू है उन्होंने वहां पे कब्जा किया है। उसके अलावा उन्होंने गैस पाइपलाइन को तोड़ा है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि कई जगह पे हमने देखा, 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि कई जगह पे उन्होंने अपने खुद के झंडे फहराए थे और उन्होंने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको कहा कि आप हमें सपोर्ट करें। तो एक तरह से बलूचिस्तान में बगावत का झंडा बुलंद हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस पशोपेश में है कि उस पर कितनी कार्रवाई करे, क्योंकि ताजिकिस्तान में भारत का एयरबेस है और वहां से बलूचिस्तान नजदीक है। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ दावा बोल देता है तो हम ताजिकिस्तान के जरिए हम वहां पे बलूचिस्तान में एंटर कर सकते हैं। ये पाकिस्तान को बखूबी पता है और यही कारण है कि बलूचिस्तान उसके लिए एक तरह से कील बन गया है और ये कील जो है वो उसको लगातार चुभ रहा है। दूसरा, आपने बोला आईएमएफ में जो चीजें हो रही है उसमें भारत ने ये स्पष्ट रूप से स्टैंड लिया है कि अब तक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बहुत कुछ बेल आउट किया है पाकिस्तान को, लेकिन ये सारा पैसा जो है वो टेरर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने खर्च किया है और इस जो फंड है उसको वापस करने की कोई सिचुएशन में पाकिस्तान दिख नहीं रहा है। ऐसे में और फंडिंग उसको ना करे, ऐसी भूमिका भारत का जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है वो लेंगे, लेकिन उसका कितना असर होता है वो हम देखना पड़ेगा। अजय जी।
जी संजय जी, आपसे भी मैं इन्हीं मुद्दों पे जानना चाहूंगा। साथ में एक और मुद्दा मैं आपके लिए ऐड करता हूं, वो है बांग्लादेश का, क्योंकि हमारी बात बांग्लादेश पे बहुत बार हो चुकी है। बांग्लादेश की यूनूस जी ने कहा है कि अगर इस तरह की चीजें चलती रहेंगी तो वो गलत है, और उन्होंने पाकिस्तान का पूरी तरह से समर्थन किया है। जी देखिए अजय जी, सबसे बड़ी संजय बात जी। यह है कि बलूचिस्तान का जो मामला है वो कोई नया मामला नहीं है। कम से कम सालों से, कम से कम 5-7 साल से वहाँ के लोग आंदोलनरत हैं, और आंदोलन के साथ वो लोग खुद को चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। तो ये तो अच्छा मौका मिल गया है, और भारत ने जो अटैक किया है या भारत ने जो स्ट्राइक किया है, इससे बलूचिस्तान आंदोलन को सह मिलेगा। और जैसा कि आपने कहा है, स्वाभाविक सा बात है। थोड़ा एक बोतल पानी दीजिए। ये स्वाभाविक सा बात है कि जब झंझट भीतर हो और बाहर से कोई और उस झंझट में बढ़ावा दे, तो स्वाभाविक बात है कि टूट निश्चित है। तो पाकिस्तान का इस बार टूट जाना सबसे जरूरी माना जा रहा है। पाकिस्तान अब इतिहास बन जाए तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास बनने से ही विश्व में शांति मिलेगी और विश्व शांत हो पाएगा। अजय जी, पाकिस्तान की करतूतों से पूरा विश्व तबाह हो चुका है, शायद मेरी बात से आप भी सहमत होंगे। और अभी भारत जिन जिन जगहों पर अटैक किया है, चुन चुन के जगह को मारा है, लेकिन धुर्त पाकिस्तान की बदतमीजी के कारण भारत कोई ठोस कदम उठाने के लिए बेचैन है, और वो काम कर रहा है। तो पाकिस्तान के अगर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो विश्व में सबसे बड़ी शांति आ जाएगी। माफ करेंगे, 1 मिनट। तो विश्व में शांति आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का एकमात्र उद्देश्य दवाई बनाना नहीं रह गया है। उनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को पैदा करो, आतंकियों को ट्रेनिंग दो, उनके लिए हथियार जुटाओ और ये काम करो। और सेम जो आपने बांग्लादेश की बात कही, तो बांग्लादेश भी भले ही उसके निर्माता भारत है, लेकिन कभी भी बांग्लादेश भारत के समर्थन में नहीं रहा, जबकि शेख हसीना को प्रोटेक्शन देने वाला हमेशा भारत ही रहा है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी उग्रवादी संगठन रहे, सबका प्रशिक्षण केंद्र का तार जो है वो बांग्लादेश से ही जुड़ा हुआ रहा है। इसलिए अजय जी, अगर पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो अमन चैन की बहाली पूरे विश्व में होगी। मेरी बातों से शायद सुभाष शिर्के साहब भी समर्थन देंगे। बिना इसके टुकड़े किए इस बार मानना नहीं है। दूसरी बात, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ हमेशा लड़ाई हुआ करता था। मोहम्मद गोरी हार जाता था और पृथ्वीराज चौहान छोड़ दिया करते थे। सेम स्थिति है, पाकिस्तान जब जब भारत से टकराया है उसको मुंह की खानी पड़ी है, और भारत उसको दान स्वरूप देते गया है। लेकिन इस बार उसको टुकड़े टुकड़े कर देना जरूरी है, क्योंकि किसी दिन वो मौका मिलेगा तो मोहम्मद गोरी की तरह काम करेगा, ना कि जिंदा दिली की काम करेगा कि एक राजा दूसरे राजा से राजा की तरह व्यवहार करे। ये बात वो लोग जानते ही नहीं, क्योंकि उनके सीने में ही शैतानी छिपी हुई है, शैतानी दिमाग ही है। इसी से पाकिस्तानियों को टुकड़े टुकड़े करना जरूरी हो गया है। अजय जी, ये मेरी बात है। अजय जी, आपको क्या लगता है, ये आपको क्या लगता है? देखिए 7 तारीख के अर्ली मॉर्निंग, 8 तारीख के अर्ली मॉर्निंग, 9 तारीख आज है, इंटरमिटेंट फायरिंग हो रही है, इंटरमिटेंट हो रहा है। उनके उग्रवादियों के घुसने की खबर आ रही है, कहीं ना कहीं वो अटैक कर रहे हैं। पर वो जो 7 और 8 का माहौल था, वो हमने रेस्ट्रेन बरता है, हमने रेस्ट्रेन बरत लिया है, क्योंकि हम वेट करते हैं कि पाकिस्तान अगर कुछ करे तब हमारा। देखिए 7 वाज आल्सो अ रिटेलिएशन, पहलगांव का रिटेलिएशन था। 8 का मॉर्निंग भी रिटेलिएशन था पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को लेकर। हमने तो शांति मेंटेन की। विश्व का कहना है डी एस्केलेट मत करो। आज पाकिस्तान बेगिंग बाउल लेकर आईएमएफ के सामने खड़ा है। आज पाकिस्तान चाइना से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारा साथ दो। चाइना ने मेंटेन रखा है कि गो फॉर डी एस्केलेशन, डोंट रिटेलिएट। और भारत को कह रहा है, पाकिस्तान को कह रहा है कि इसको सुलझा। अमेरिका का भी यही हाल है। यहां तक कि जेडब्ल्यू वांस ने तो यहां तक कह दिया कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। उन्होंने कहा ना, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, यानी कि लोग उसको इंटरप्रिटेशन डिफरेंट वेज में ले रहे हैं।
कि उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया, पर वो बातें उठ रही थी कि शायद यूएस पाकिस्तान का साथ देगा अपने इकोनॉमी और मार्केट के लिए, उन्होंने तो खुलकर कह दिया इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। पर हमारे देश में, हमारे ही कुछ लोग इस स्ट्रैटेजी को, इस सिंदूर स्ट्रैटेजी को चैलेंज कर रहे हैं। आपने एक रिपोर्ट देखा होगा, पोस्ट देखा होगा राज ठाकरे जी का, जिसपे फडणवीस ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया। क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए? और आपको क्या लगता है ये युद्ध जो जारी है सिंदूर कब तक चलेगा? और पाकिस्तान क्या अगले 48 घंटे में रिटेलिएट करेगा? और बलूचिस्तान क्या इंडिपेंडेंस यूएन उसका एक्सेप्ट करेगा? जी सुभाष जी। देखिए, दो चीजें अजय जी। एक तो जो ऑपरेशन अभी सिंदूर चल रहा है उसके ऊपर अभी भी जो बातें चल रही है मीडिया में, वो कुछ भी बातें हो, लेकिन जो भारत का ऑफिशियल इसमें स्टैंड है वो अभी भी रिस्ट्रेंट का है, अभी भी जिम्मेदारी का है। भारत ने लगातार अभी मैं इसमें CNN पे देख रहा था, CNN इंटरनेशनल पे, जो भारत के अमेरिका में जो डिप्लोमेट है, उन्होंने कहा था कि हमारी जो लड़ाई है वो टेररिस्ट के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, वहां पे जो टेरर नेटवर्क है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो भारतीय सेना का और भारत सरकार का टारगेट क्लियर है। उसमें एक CNN का जो मेन एंकर है और वरिष्ठ एंकर है, उन्होंने कहा कि क्या हिंदू मुस्लिम में इनकी लड़ाई है? उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई ये टेररिस्ट के खिलाफ है और टेररिस्ट को जो पनाह मिल रही है पाकिस्तान में उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पूरे जो विश्व है उसको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, इसका हवा ना खड़ा करके पाकिस्तान को ये सबक सिखाना चाहिए कि जो टेरर नेटवर्क है वो उसको खत्म करे। अगर वो टेरर नेटवर्क खत्म होगा तो भारत का पाकिस्तान से कोई दुश्मनी है ही नहीं। तो ये हमारी जो मांग है या हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान इसको मान रहा है कि नहीं मान रहा है। पाकिस्तान को मानना ये है कि टेररिस्ट पे जो अटैक हुआ है वो उनकी भूमि पर अटैक हुआ है और इसके लिए पाकिस्तान ये चीजें जो रिस्पांस जो पाकिस्तान का आया है, फिर उसमें ड्रोन के जरिए या मिसाइल के जरिए अटैक हो, उसका भारत पुरजोर जवाब दे रहा है। लेकिन दूसरी जो बात जो राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ है, उन्होंने जो कही है वो एक तरह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं और जिसके कारण कई लोगों के जो पत्रकार हैं उनके चैनल्स भी बंद किए गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि भैया वो जो 4 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में ये पूर्ण आतंकी हमला किया, वो कहाँ पे है? उनके फोटोज तो आ गए, तो उनको हम कब पकड़ेंगे? क्या वो इस जहाँ पे हमने 9 जगहों पे हमने हमले किए हैं उसमें वो छुपे हुए थे या वो खत्म हुए हैं? इसके बारे में सरकार कुछ बताए, क्योंकि जो परपेट्रेटर्स हैं, जो जिन्होंने कृत्य को अंजाम दिया है, उसको तो सबक सिखाना चाहिए हमें। तो इसके बारे में वो बात करें। उनका कहना है कि पाकिस्तान ऑलरेडी उसकी रीढ़ की हड्डी है वो खत्म हो चुकी है, उसको और हम अटैक करेंगे तो उससे यानी कुछ टेरर नेटवर्क जो है वो टेरर नेटवर्क को तोड़ना चाहिए, ऐसा राज ठाकरे ने बोला। हालांकि राज ठाकरे जो है उसके बारे में दो राय हो सकती है कि अभी वो क्यों बोल रहे हैं। इसके पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी इनकी वकालत की थी, आज वो नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पहलगाम के हमले के बाद वहां गए नहीं, कश्मीर में वो घूमते रहे, बिहार में गए, केरल में गए, मुंबई में आए। तो उनका ये आलोचना है वो राजनीतिक मुद्दा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जो उन्होंने सवाल किया है, बुनियादी सवाल किया है कि जो परपेट्रेटर्स है, जो हमलावर है, उनको सबक सिखाना चाहिए। वो कैसे वापस चले गए इसका भी जवाब देना चाहिए। वहां पे जो इतने हजारों की संख्या तादाद में सैलानी वहां पे आए थे, वहां पे सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब तो सरकार को देना होगा। सरकार रिटेलिएट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने के लिए, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने के लिए प्रयास कर रही है, वो उचित बात है। लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं उसका भी जवाब सरकार कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, ये उनका कहना है। मुझे लगता है कि कुछ लोग इसके यानी कुछ हद तक उनके साथ मान रहे हैं इस बात को, लेकिन उनके खुद भाई, चचेरे भाई उद्धव ठाकरे, इन्होंने अलग भूमिका ली है, उन्होंने पूरी तरह से सरकार का समर्थन किया है। तो ये दो बातें हैं जो हमारी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर कोई एक ही राय रखेगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब परिप्रेक्ष्य में उसको देखना चाहिए। जय जी।
तो ये डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकती हैं चीजों पर लेकर। क्या मुझे नहीं लगता है कि राज ठाकरे जी ने कंडेम किया है या फिर पूरी तरह से स्ट्रेटेजी के खिलाफ बात की। उन्होंने कहा कि वो 4 लोगों को आइडेंटिफाई जब आपने किया नहीं या आइडेंटिफाई करो, एंड जैसा कि ओसामा के लिए यूएस ने किया था, उसी तरह से यूएस की तरह घुस के मारो उनको, या फिर वो मारे गए ना मारे गए, ये क्लैरिफाई होनी चाहिए। अब हम संजय जी इसी पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये टेरर आउटफिट्स, और एक सुनने में आया कि जब ये 9 टेरर ग्रुप आउटफिट्स पे जब अटैक हुआ उनके सेंटर्स पे, तो मसूद अजहर के भाई मारे गए, हफीज सईद का पता नहीं चल रहा है, हफीज सईद के पुत्र तलहा के मारे जाने की भी बात आई। इसके अलावा काफी ऐसे टेररिस्ट जो मुंबई टेरर अटैक से भी जुड़े हुए थे, उनके बारे में भी खबरें आई हैं। क्या ये प्रोपेगेंडा है या फिर वाकई में, क्योंकि ना पाकिस्तान इसको क्लेम कर रहा है और ना ही बताने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ हम मीडिया में देख रहे हैं। देखिए अजय जी इस विषय पर थोड़ा इंतजार करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मारने के बाद तुरंत चिन्हित करना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। इसी से वैसे नेताओं को भी थोड़ा संयम बरतने का जरूरत है, और सेना अपनी लगी हुई है तो कोई गलत बयानबाजी नहीं होगी, तो थोड़ा पेशेंस रखने का जरूरत है। पेशेंस से थोड़ा काम बन जाएगा। रही बात बाकी तो समझिए कि बात पर हर बात पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाला ओवैसी जब तैयार हो गया है, ओवैसी जी लगातार बोल रहे हैं कि एक मलेरिया की दवाई न बनाने वाला पाकिस्तान को भारत से क्या टक्कर लेगा, उसकी तो नानी दादी मौसी फुआ सब याद आ जाएगी। तो सच बात यही है अजय जी, ऐसे भी पाकिस्तान हमारे साथ, अगर सिर्फ पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो तो 4 से 5 दिन वो टिक पाएगा, 6ठा दिन नहीं टिकेगा। दूसरी तरफ देखें तो कई मुस्लिम कंट्री भी भारत के सपोर्ट में उतर आए हैं। अब कतर ने ही कहा है कि हम भाई भारत के साथ हैं। अब भारत न तो 1947 वाला रहा, ना 1971 वाला, ये 1925 का भारत है अजय जी। विश्व में आज भी सबसे ज्यादा खरीदारी करने की कैपेसिटी भारत के पास है, और भारत ही खरीदारी कर सकता है। पाकिस्तान के पास आज के दिन में कुछ नहीं है अजय जी, वो तो कर्ज से पूरी तरह दबा हुआ है कि किसका कर्ज देगा और किसका कर्ज नहीं देगा। स्थितियां ये है, कई सोशल मीडिया पर लोग मुस्कुराते हुए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान सबको धमकी दे रहा है कि मेरे पक्ष में आओ, नहीं तो तुम्हारा कर्जा नहीं उतारेंगे। तो पाकिस्तान की स्थिति ऐसी लाचार बेबस हो गई है कि वो अब बर्बर की तरह छटपटा रहा है कि कोई मुझे एक गिलास पानी पिला दो। स्थिति वो है, और ये इधर से जो सख्ती बढ़ती गई है सिंदूर ऑपरेशन के तहत, ये दबाव बना रहना चाहिए, और उम्मीद है कि भारतीय सेना इस पर दबाव बनाए रहेगी, ताकि पाकिस्तान बहुत कमजोर हो जाए, क्योंकि वो सकारात्मक न पाकिस्तान सोच रखता है न सकारात्मक काम करता है। उसके रग रग में नकारात्मकता भरी हुई है। इंसान और मानवता का कीमत वो नहीं समझता, इसलिए उसको पनिश करना जरूरी है, और यह पनिशमेंट सिर्फ भारत ही दे सकता है, भारतीय सैनिक ही दे सकते हैं अजय जी। इसलिए ये कहना कि भारतीय राजनेता या नेताओं में एकजुटता नहीं है, थोड़ी गलत होगी। अगर राज ठाकरे जी ने कुछ ट्वीट किया होगा तो उसका मतलब कुछ और निकल रहा होगा, और मतलब कुछ दूसरा समझाया जा रहा है। राज ठाकरे जी के लिए भी सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद राजनीति है, तो राजनीति करने से पहले राष्ट्र के लिए जरूर सोचेंगे। मैंने सबसे बड़ा उदाहरण ओवैसी जी का दिया है। जब ओवैसी जी ये बात बोल रहे हैं तो राज ठाकरे जी का तो जन्म ही हुआ है राष्ट्र हित को लेकर के। वो जहाँ जिस पार्टी से पैदा लिए उनका मांग ही राष्ट्र पहले था। तो हमें ये लगता है कि ट्वीट को दूसरे ढंग से समझाया जा रहा है या समझा जा रहा है, और अभी इस ट्वीट और इस तरह के बातों को ध्यान में न रख करके सिर्फ और सिर्फ अपने सैनिकों की हौसला अफजाई की हम लोग बात करें, और उन्हें सैल्यूट करें, और उन्हें जय हिंद बोले, और उनको आगे लगाएं, ताकि पाकिस्तान जितना जल्द हो नेस्तनाबूत हो सके। अजय जी। अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा सुभाष जी आपसे और फिर संजय जी से, कि ये जो वो हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिचुएशन बना हुआ है, डीएस्केलेट नहीं हो पा रहा है, एस्केलेशन के तरफ पाकिस्तान इसको ले जा रही है, और जब वो आगे बढ़ेगा तो फिर हमारे लिए ऑप्शंस नहीं हो वेट करने के अलावा। क्या विल दिस
ऑपरेशन सिंदूर या जो हमारा और पाकिस्तान के बीच एक माहौल बन चुका है, उसमें कहीं भी, क्योंकि बात ये आती है ना कि आपका न्यूक्लियर वॉरहेड्स और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आर डेटरेंट्स। पाकिस्तान, जैसा संजय जी ने कहा कि नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, उसमें पॉजिटिव सेंस ही नहीं है। कैन, और ये भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है न्यूक वॉर का? आर वुड पाकिस्तान फोर्स द वर्ल्ड इन अ न्यूक वॉर? देखिए अजय जी, मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ पाकिस्तान चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर न्यूक्लियर वॉर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होगा। इतना तो भारत का वजूद है और भारत इतनी क्षमता रखता है। पाकिस्तान के पास सबसे जो लंबी दूरी वाला मिसाइल है वो 2500 किलोमीटर की मार कर सकता है, जो शाहीन 3 जिसको कहते हैं वो मिसाइल है। लेकिन भारत के पास 16000 किलोमीटर तक दूरी तक मार करने वाला अग्नि मिसाइल। तो ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान भली भांति जानता है, इसलिए। और दूसरा, मेरी जो जानकारी है, जो मैंने कुछ अफसरों के साथ बात की थी, तो उनका कहना है कि पाकिस्तानी न्यूक भी अमेरिका की नजर में है, यानी अमेरिका उसकी देखरेख कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से पाकिस्तान जो है वो अपने लेवल पे न्यूक को हैंडल करना, वो उसके पास अधिकार नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये कितनी सही है कितनी गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात जो है वो एक चर्चा के रूप में सामने आई है। तो ये भी हमें देखना होगा कि जो बड़ी ताकतें हैं वो नहीं चाहेगी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में न्यूक्लियर थ्रेट का हो, और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान इसके पहले जितनी भी हमने कारगिल में भी देखा था और बाकी जो दूसरे जो स्क्रिमिशेस हुए थे उसमें भी हमने देखा था कि पाकिस्तान और भारत एक हद तक आगे नहीं गए थे। आज भी हम देख रहे हैं कि जो इन्फेंट्री है उसको यूज नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और आर्टिलरी का यूज किया जा रहा है। यानी मैन टू मैन फाइटिंग अभी नहीं हुई है, शुरू नहीं हुई है, और मुझे नहीं लगता कि वो दोनों देशों के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना इकोनॉमी उसकी ठीक नहीं है कि वो मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, वो करे। और दूसरी चीज ये है कि जो उसका जो पूरा एयर डिफेंस है वो एयर डिफेंस लगभग हमने तबाह कर दिया है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान कुछ हमला करने की कोशिश अगर करता है इन्फेंट्री के जरिए, तो हम अंदर बहुत ही अंदर जाके पाकिस्तान को एयर सुपेरिटी हमारी जो है वो हम उनको दिखा सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान भली भांति जानते हैं, और यही कारण है कि कुछ हद तक वो इन्फेंट्री नहीं यूज कर रहा है। अजय जी। जी संजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहता था कि जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है ना, मीडिया की रिपोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ। मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहा है कि आसिफ मुनीर जो आर्मी चीफ हैं उनको कस्टडी में ले लिया गया। मैं मीडिया रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में भी इस तरह की बातें आई हैं। कितनी सच्चाई है, क्या है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनका वो घुटना टेकने की स्थिति में तो आ ही चुके हैं ये लोग। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि वहां की जनता सड़क पे उतर चुकी है, वहां का जनता सड़क पे उतर चुका है। शहबाज शरीफ को ये क्लेम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ शुड रिजाइन, और खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे मार्च कर रहे हैं, और उनका कहना है कि मैं उस जेल को तोड़ दूंगा जहां इमरान को आपने बंद कर रखा है। इमरान के समर्थक की बात मैं कर रहा हूं। आपके रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, क्या स्थिति है, क्या जनता? देखिए अजय जी, पाकिस्तान दो मुहाने पे लड़ रहा है। आंतरिक कलह भी उसके यहाँ बहुत जबरदस्त है, जो अभी आपने कहा, और बाहरी कलह में हमसे वो जूझ रहा है। और मैं आज बता देना चाहता हूं कि 1971 की घटना मोदी शासन में दोहराने जा रहा है, और हमारे सैनिक फिर पुनः उसी बलवत्ता के साथ वो काम करेंगे। और उनके जिस प्रकार 93,000 सैनिकों को बंधक बना करके लाया गया था, उसी तरह से बिना नुकसान किए, बिना का समय गंवाए, इनके फिर सैनिकों को हम लोग बंधक बनाएंगे और ले आएंगे। अजय जी, मैं आपके चैनल से पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, 1971 की लड़ाई में हमारे रांची में उनके सैनिकों को लाया गया था ट्रेन में बंद कर करके, और यहाँ मोहराबादी में खुट्टा से बांध के रखा गया था। अजय जी,
वो दिन आने वाला है और पाकिस्तानी सेना को खुद हमारे भारतीय सैनिक खूंटा से बांध करके रखेंगे और हम लोग आंख से देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान न बाहर सुरक्षित है न भीतर सुरक्षित है। पाकिस्तान अपने लोगों को भी चीट कर रहा है और गलत बयानबाजी कर रहा है कि भारत का ये जहाज गिरा दिया, भारत के इस शहर में अटैक कर दिया, भारत के इतने लोगों को मार दिया गया। हमारी हमारे सेना के जो प्रवक्ता है उनको शुक्रिया, उनको थैंक यू। वो तमाम चीजों को धत्ता बताते हुए उनको उन सारी बातों को इनकार कर रहे हैं और ये साफ साफ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है और उसके तमाम नापाक इरादों को हमारे ड्रोन तोड़ करके तार तार कर दे रहे हैं। अजय जी, मैक्सिमम बहुत चलेगा ये लड़ाई और पाकिस्तान के पक्ष में ये दुनिया उतर नहीं रही है। पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी भले हो जाए, मैं बार बार कहूंगा कि अब 1971 का भी भारत नहीं रहा, ये 1925 का भारत रहा है, तो मुंहतोड़ जवाब देगा। इसी से पाकिस्तान की कुवत नहीं, पाकिस्तान नेस्तनाबूत इस बार हो जाने की संभावना है और उसका टुकड़ा टुकड़ा हो ही जाएगा। अभी बलूचिस्तानी आंदोलन चलाने वाले लोग सिर्फ भारत ही नहीं, कई कंट्री में अपना ऑफिस खोलने के लिए जगह मांग रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, इसमें विश्व किस प्रकार हस्तक्षेप कर रहा है और स्थितियां किस तरह बदल रही है। अजय जी, जाते जाते सुभाष जी, आपसे मेरा एक अंतिम सवाल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान की स्थिति है आज की तारीख में, इकोनॉमिकली डेड, बहुत बुरे हाल में है, बेगिंग बाउंड लेकर IMF के सामने खड़ा है कि भैया हमें पैसा दो। दूसरी तरफ टेरर आउटफिट्स, जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स चलाने वाले जो उग्रवादी थे, जो जिहादीज हैं, उनका भी प्रेशर उन पे है, आर्मी पे, क्योंकि जो उनके सेंटर्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं हमारे अटैक्स से, अब वो उन पे प्रेशराइज कर रहे हैं, उन पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। आम जनता सड़क पे है, इमरान की पार्टी सड़क पे है, डिमांड है कि शहबाज शरीफ शुड रिजाइन, डिमांड है द असीम मुनीर शुड बी चेंज्ड। एक नाम भी आ गया मीडिया में, आपने देखा होगा कि उनको रिप्लेस करने के लिए एक नाम भी आ गया उनके सेकंड इन कमांड का कि ही हैज रिप्लेस्ड। मेरा आपसे ये जानना है कि क्या पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर तख्ता पलट, चेंज ऑफ गार्ड्स, नंबर 1, क्या पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर बाइफर्केशन एंड इन हाउ मेनी आवर्स? क्योंकि बातें तो आ चुकी हैं बलोचिस्तान से, 48 घंटे या 72 घंटे, हम अपने व्यूवर्स को क्या कहें कि कब तक इंतजार करूं पाकिस्तान को टुकड़ों में बंटने के लिए, जैसा संजय जी ने भी कहा? देखिए अजय जी, एक तो जैसे हमने शुरुआत में कहा कि भारत जो है वो रिस्ट्रेन कर रहा है, भारत जिम्मेदारी के साथ इस टेरर के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ रहा है। ऐसे में भारत के खिलाफ पाकिस्तान कितना आग उगलेगा इस पर बहुत कुछ निर्भर है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली जो लड़ाई का जो पहला हिस्सा है उसमें पाकिस्तान परास्त हो गया, ये अब पाकिस्तान की जनता ने माना है। पाकिस्तान का जो पूरा महकमा है वो सैनिक महकमा जो है वही एक पावर सेंटर है ये, और वहाँ पे जो संसद है बाकी चीजें हैं वो उसके नजर में कुछ नहीं है। ये इससे पहले भी साबित हो चुका है। इसलिए ये जो महकमा है वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का ही उपयोग करके अपनी पॉलिटिक्स खेलता है और इस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने ठेस पहुंचाई है। तो जाहिर है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लोग हैं, जो वहाँ के आका है, वो पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी सेना को ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भारत के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करें। लेकिन जरूरत ये है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पाकिस्तान ने खत्म नहीं किया तो पाकिस्तान के टुकड़े होना ये जरूरी हो जाएगा और वो भारत को करने की सिचुएशन में आज की तारीख में है। उसका पहला सबक पाकिस्तान को दिया गया कि एयर डिफेंस उनका खत्म कर दिया गया है। तो ये अगर पाकिस्तानी सेना भूल गई तो पाकिस्तान का जो महकमा है आर्मी महकमा, वो उसका वजूद ही खतरे में आ जाएगा, ये उनको भी पता है। इसलिए रिस्ट्रेन पाकिस्तान करता है कि नहीं, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। और जाहिर है कि जब आर्मी फेल हो जाती है और गवर्नमेंट फेल हो जाती है एग्रेशन में तो जनता मांग करती है कि वो उनको हटाया जाए। तो यही मांग वहां पे हो रही है कि जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है
और पाकिस्तानी जो बड़े जो नेता हैं वो फेल हो गए हैं, ऐसा जनता का मानना है। और ये जनता जो है आम सोशल मीडिया में बोल रही है, और इसके लिए कई सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी वहाँ पे ISI ने बंद करवाए, और जो मीडिया है उसको भी उन्होंने कंट्रोल में कर रखा है। तो ये चीजें हैं, उसमें पाकिस्तान अब कैसे आगे अपनी चालें चलता है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, पाकिस्तान का वजूद वहां पे रहना। जी जाते जाते संजय जी आपसे बस छोटा सा जवाब, बहुत छोटा सा जवाब, क्या पाकिस्तान में हमास का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है? क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि चीप प्रोजेक्टाइल्स के द्वारा भारत के ठिकानों पे बम्बार्डिंग की गई, ब्लास्ट कराने की कोशिश की गई, बम्बार्ड तो हुआ नहीं क्योंकि उसको हमने एयर में ही न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या हमास भी घुस चुका है पाकिस्तान में? देखिए अजय जी, एक सूचना दे दें कि आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आज एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में बाकी और रणनीति तय की जाएगी, और इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान पर हमला कितना बढ़ाया जाएगा वो वक्त बता लेगा। और हमास हो यहाँ एक जानकारी संजय जी एक जानकारी, सवेरे 10 बजे राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई है तीनों आर्मी चीफ्स के साथ और CDs के साथ। इसके अलावे अमित शाह ने भी मीटिंग की है, वो बॉर्डर स्टेट्स के DGPs के साथ, BSF के साथ, CIRP, CSF जो है उनके हेड्स के साथ। और अब ये राजनाथ सिंह और अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर और गृह मंत्री, दोनों ही जाएंगे प्राइम मिनिस्टर को डिटेल करने के लिए कि मीटिंग में क्या बातें हुई हैं। ये चल रहा है जी। बिल्कुल सही कहा अजय जी आपने कि ये सूचना देने के बाद हमारी सेना को और कितना ढील दिया जाए, ऐसे तो ढील पूरा दिया गया है, लेकिन सेना और हमारी निर्दयता पूर्वक आगे बढ़ेगी। हालांकि अनुशासन में हमारी सेना जा रही है और अनुशासन के साथ ही काम कर रही है। तो चाहे हमास आवे चाहे खमास आवे, सेना को कोई परवाह नहीं है। इस बार पाकिस्तान के टुकड़े होने तय हैं तो होंगे, और उनको हम जय हिंद कहते हैं अपने सेना को, और अपनी ओर से शुभकामना भी देते हैं। अजय जी चलिए अच्छा लगा आप दोनों के साथ, हमारी पाकिस्तान पे, बलूचिस्तान पे, बांग्लादेश पे बातें हुई, और साथ में आप दोनों के साथ मैं इंतजार करूंगा कि IMF की मीटिंग आज जो रात होने वाली है वाशिंगटन में, वहां क्या IMF ये कॉल लेता है कि फर्दर लोन सैंक्शन करें पाकिस्तान को, या उस पर रोक लगाता है। ये बड़ी बात होगी। इससे पता चलेगा कि जो वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं, जिनको हम बड़े फोर्सेस कहते हैं, जो आज हमारे साथ हैं कहते हुए कि डोंट ट्राई टू डी एस्केलेट, और जो कंडेम कर रहे हैं पहलगांव को, उनका क्या रवैया होता है, आज रात बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।